लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेकर ये अफवाहें आखिरकार बाजार में आती क्यों हैं? ये गॉसिप आखिरकार होता क्यों है? क्यों बार बार सुनने को ये मिलता है, अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर भी चलता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मुख्तार अब्बास नकवी रिप्लेस करने वाले हैं। आज IANS जैसी एक प्रसिद्ध एजेंसी ने खबर चलाई और उन्होंने कहा कि दिल्ली में ये सोच विचार किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जगह मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा जाए। इसमें सच्चाई है या नहीं है, ये तो दिल्ली को खबर होगी या उन लोगों को खबर होगी जो ये खबर चला रहे हैं। लेकिन ये गॉसिप आखिरकार बार बार डिबेट का हिस्सा बन क्यों रही है? लोग आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेकर ये क्यों कह रहे हैं कि नई दिल्ली कब इनको रिप्लेस करेगी? इसकी आखिरकार वजह क्या है और क्यों जम्मू कश्मीर में लोगों को तबादले में बड़ा इंटरेस्ट रहता है? एक डिप्टी कमिश्नर का अभी साल भी मुकम्मल नहीं हुआ होता है और लोग ये पूछने लगते हैं कि ट्रांसफर कब हो रही है और कब तक इसे यहां से बदला जाएगा। कोई एक SSP अगर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, फौरन लोगों के बीच में चीमा गोइयां शुरू हो जाती हैं कि कब इसको शिफ्ट किया जाएगा। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो उन्होंने जो कहा है कि 2 साल मुकम्मल होने चाहिए, 3 साल होने चाहिए, आखिरकार इन टेन्योर पोस्ट को ख्याल टेन्योर का क्यों नहीं रखा जाता? अपनी मनमर्जी के मुताबिक अफसरों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जाता है? आज भी लोग सवाल पूछते हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर को बदलने की वजह क्या थी? आज भी लोग सवाल पूछते हैं। डिप्टी कमिश्नर जम्मू को अगर अंशुल गर्ग को बदला गया तो क्यों बदला गया? और आनंद फानन में ये सारी चीजें क्यों होती हैं? और जिन लोगों पर गाज गिरनी चाहिए उन लोगों पर गाज क्यों नहीं गिरती? ये सारे सवाल लोग पूछते हैं। और उसके बीच में जब ये गॉसिप होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बदला जा रहा है, नई दिल्ली के दरवाजों को आप खटखटाते हैं और आप मालूम करने की कोशिश करते हैं क्या इसमें कोई सच्चाई है, सदाकत है, तो जवाब वही मिलता है जो लगभग सभी सहाफियों को मिलता है, सभी पत्रकारों को मिलता है कि संभवतः संभव है, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यही हो। अब ये जवाब जब आपको मिलता है तो आपको समझ में आता है कि असमंजस में डालने वाली स्थिति है कि आपने ये भी नहीं कहा कि ये होगा और आपने ये भी कह दिया कि ये हो भी सकता है। ये गॉसिप क्यों? इस गॉसिप का कारण जब मैंने जानने की कोशिश की तो नई दिल्ली में बैठे हुए कुछ बुद्धिजीवियों ने मुझे बताया कि पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस जनसंपर्क की बात केंद्र सरकार कर रही है, जिस जनसंपर्क को जम्मू कश्मीर में सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को यहां भेजा था और जिसकी शुरुआत भी उन्होंने बहुत बढ़िया की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को फ्लैग ऑफ करने के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मीटिंग पर मीटिंग इस सिलसिले के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को अलग अलग जिलों में जाकर लोगों के साथ बैठकर बात करने का मौका नहीं मिल रहा। इससे पहले उनके एडवाइजर थे, एडवाइजरों का दरबार लगता था, उस पब्लिक दरबार में एडवाइजर जाया करते थे, लोग अपना दुख दर्द तकलीफ लेकर उनके पास आया करते थे। अब वो पब्लिक दरबार भी लगने बंद हो गए हैं। एकमात्र एडवाइजर है राजीव भटनागर जो CRPF से DG रिटायर हुए हैं, स्वभाव से अभी भी पुलिसकर्मी हैं। आप CRPF छोड़कर जरूर आए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप एक फौज में रहे हैं, आप CRPF में रहे हैं, उसके DG रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों के साथ जिस तरीके का जनसंपर्क एक आम नागरिक का, जिस तरह का जनसंपर्क एक आम नेता का, जिस तरह का जनसंपर्क एक राजनीतिक व्यक्ति का होगा, उस तरह का जनसंपर्क सरकारी बाबुओं से उस चीज की एक्सपेक्टेशन रखना जरा मुझे लगता है ज्यादती है, ये भी लोग कहते हैं। दूसरा, अलग अलग तरह की चीजें सड़कों के ऊपर हैं। आपने देखा पिछले दिनों NYC के वॉलंटियर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर बैठे थे। इन सभी चीजों का नोटिस अलग अलग जांच एजेंसियां लेती हैं, खुफिया तंत्र जो है वो भी इन सब चीजों का नोटिस लेता है। और आप ये भी जानते हैं तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कुछ सड़कों के ऊपर हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन गृह मंत्रालय में जाती है। गृह मंत्रालय में इस चीज का नोटिस भी लिया जाता है। NHM के साथ जुड़े हुए बच्चे जिन्हें निकाला गया है वो पिछले कई दिनों से लगभग 1.5 महीना उनको हो गया, ठीक प्रेस क्लब के सामने एक रोटरी है, उस रोटरी में वो लोग धरना दिए रोज वहां बैठे होते हैं। मार पिटाई भी उनके साथ हुई। बीजेपी के दफ्तर के बाहर जब वो खड़े हुए तो एक बच्चे ने अपनी पीठ दिखाई कि कितना उसको पीटा गया। NYC के वॉलंटियर्स के साथ साथ में अगर आप देखेंगे क्लास 4th की रिक्रूटमेंट को लेकर बच्चे लगातार फोन कर रहे हैं कि कब लिस्ट निकलेगी, कब लिस्ट निकलेगी, कब लिस्ट निकलेगी। लिस्ट नहीं निकलती वो भी सड़क के ऊपर आते हैं।
सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में दो पार्टियां, एक वो पार्टी जो सिलेक्ट हुए हैं और एक वो जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। जो सिलेक्ट नहीं हुए वो सीबीआई की मांग करने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, और जो सिलेक्ट हो चुके हैं या जो मेरिट लिस्ट में हैं वो चाहते हैं कि इस लिस्ट को रिटेन रखा जाए, और जिन बच्चों ने बेईमानी अगर की है, साबित होता है, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वो बच्चे भी सड़कों के ऊपर हैं। इसके अलावा पीएचई के डेली वेजर हो या वो डेली वेजर जो पक्के नहीं हुए, या पीडीडी के वो डेली वेजर जिन्हें अभी तक सरकार ने पक्का नहीं किया है, 200 के करीब करीब कुछ डेली वेजरों को पक्का किया गया है, 206 टोटल जो हैं उन्हें पक्का किया गया है, बाकी वाले सड़कों के ऊपर हैं। पीएचई के डेली वेजर अब एसआरओ 520 की बात करते हैं और ये कहते हैं कि एसआरओ 520 हमें नहीं चाहिए, एक और एसआरओ के तहत हमको रेगुलराइज करने का काम सरकार क्यों नहीं कर रही, उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। एनवाईसी वॉलंटियर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेफ्टिनेंट गवर्नर से टाइम लेना पड़ता है और उसके बाद जाकर उनका एक शिष्टमंडल जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलता है। अगर आम जनमानस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करना चाहता है और मुलाकात करके अपनी फरियाद, अपना दुखड़ा उनको सुनाना चाहता है, तो रास्ता कौन सा है किसी को मालूम नहीं, किसकी वहां चलती है, किसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर सुनते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है, ये सारी चीजें जो है लोगों को इसके बारे में कोई खबर नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक ग्रीवेंस सेल है, उस ग्रीवेंस सेल में ग्रीवेंस तो जरूर जाती है, उस ग्रीवेंस का होता क्या है किसी को मालूम नहीं। यह भी चिंता का विषय है लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है घाटी के हालात। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां निशाना बनाया गया, प्रवासी मजदूरों को वहां पर निशाना बनाया गया, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी निशाना बनाया गया, और जो वहां पर जनता के बीच में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए लोग, पंच और सरपंच, और उस जिस 3 टायर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, उस 3 टायर सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग, उनको भी निशाना बनाने का काम जो है वो घाटी में हुआ। और ये सब कुछ हुआ उसके साथ में जम्मू संभाग से के कर्मचारी जो पिछले कई दिनों से पनामा चौक में आंदोलन कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का स्टैचू है, उसके नीचे वो लोग रोज वहां पर खड़े हैं, उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को कह दिया गया कि आप घाटी वापस चले जाइए, आपको क्या कहते हैं वहां पर सुरक्षा दी जाएगी, और उनकी ट्रांसफरें भी कर दी गई हैं, और आज उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी भी आ गई कि किस तरीके से उनको ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन उनके शिष्टमंडल को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना है तो बहुत सारे रास्तों से गुजर कर जाना है। पिछले दिनों जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आने के बाद जाकर वो उन रजनी बाला का घर हो या राहुल भट्ट का घर हो, उसके बाद जाकर वो परिवार के लोगों से जाकर मिले। जबकि अगर आम जनमानस, आम दिनों की बात हो, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, लोकतंत्र होता है, एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, उस लोकतांत्रिक सरकार में अक्सर नेता कोशिश करते हैं कि जिस दिन इस तरह की कोई घटना हो, फौरन उनके घर परिवार के पास जाएं, उनके गुस्से का, उनकी नाराजगी का सामना करें, लेकिन उनको ये एश्योर कराएं कि हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें दुख है लेकिन हम आपके साथ इस मुसीबत की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। ये दूसरे दिन वो कोशिश करते हैं ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो, लोग बात समझें और सरकार के साथ लोग चलें। ये कोशिश की जाती है। ये वो सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये वो सारे काम हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अक्सर वो लोग किया करते हैं, जो लोग नेता होते हैं, जिनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, जिनको चुनाव में उतरना है, जिनको कल लड़ाई लड़नी है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक तंत्र जो है वो जम्मू कश्मीर को चला रहा है। ब्यूरोक्रेटिक तंत्र का मतलब यह कि एडवाइजरों, जब 4 एडवाइजर 6 एडवाइजर हो सकते हैं तो क्या जरूरत है सारे का सारा सेटअप केवल मात्र 2 या 3 ऑफिसरों के साथ चलाना। यानी 2-3 ऑफिसर हैं जिनको लेकर आम जनमानस के बीच में यह बात चल पड़ी है, गॉसिप चल पड़ी है कि यही 3-4 अफसर हैं जो सब कुछ तय करते हैं कि होगा क्या, सरकार कैसे चलेगी, सरकार क्या फैसला लेगी, कौन अफसर कहां जाएगा, किस अफसर को किधर पोस्ट करना है। ये सारी चीजें केवल मात्र 2 या 3 लोग हैं जो तय करते हैं, और वो 2-3 लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि वो जब उनका जो मन आता है वो कर जाते हैं और कोई पूछने गाछने वाला उनको नहीं। जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश में फूक कर कदम रखने की जरूरत है। ये वो बुद्धिजीवी कहते हैं जिन बुद्धिजीवियों ने जम्मू कश्मीर में नौकरी की है, जम्मू कश्मीर में काम किया है, खुफिया तंत्र के साथ जुड़े हुए रहे हैं, आर्मी में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही केयरफुल होकर चलने की जरूरत है, और ऐसे लोगों की जरूरत है जम्मू कश्मीर में जो लोग ये समझें
कि जनसंपर्क ही एकमात्र तरीका है आतंकवाद से लड़ना हो, अलगाववाद से लड़ना हो, जम्मू कश्मीर में जो अलग बाकी सब परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करना हो, जनसंपर्क से बड़ी कोई भी चीज नहीं। वो लोग ये भी कहते हैं कि घाटी में इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही थी कि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट घाटी में होने जा रही है। वो कहते हैं कि हम जब अब ये सवाल पूछते हैं कि कहां है इन्वेस्टमेंट, कितने हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चेन से जो घाटी जाने के लिए तैयार हैं, जब हम ये सारे सवाल पूछते हैं तो इन सवालों के जवाब में सरकार के पास तथ्यों के नाम पर कोई भी चीज, जम्मू संभाग में तो बड़ा कुछ हो रहा है वो दिखाया जाता है, लेकिन कश्मीर संभाग में क्या हो रहा है हम वो भी देखना चाहते हैं। टूरिस्टों की बात जरूर करी जा रही है कि उनका नंबर बहुत बढ़ गया है, लेकिन अब दूसरा बड़ा चैलेंज आ गया है। बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है। ये यात्रा लगभग 1.5 महीने के करीब चलने वाली है। ये यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो मुकम्मल हो, इसको सुनिश्चित करना केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का काम है। लेकिन नेशनल हाईवे की हालत क्या है? 30 जगह पर, रामबन और बानिहाल के बीच में 30 जगह पर स्लाइड आया और 30 जगह पर वो रास्ता बंद हुआ जिस रास्ते के ऊपर बाबा बर्फानी की यात्रा जानी है। और ऊपर से मॉनसून के सीजन में ये सारी यात्रा होगी। और क्या मॉनसून के सीजन में आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि ये रास्ता 24/7 365 डेज खुला रहे? जितना बड़ा लैंडस्लाइड आपके उधमपुर में आया है, उस लैंडस्लाइड को क्लियर करने में अभी भी आप सफल नहीं हुए हैं और संभवतः नहीं भी हो सकता, क्योंकि वहां जो हालत है उस सारे डेब्रिस को क्लियर करने में कम से कम 1-1.5 दिन का वक्त तो लगेगा। मान लीजिए कल सुबह तक आप वहां से ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू कर देते हैं, लेकिन आने वाले कल में यह रास्ता दोबारा बंद नहीं होगा और मानसून की भयंकर बारिश में ये रास्ता अमरनाथ यात्रियों के लिए खुला रहेगा, उसकी क्या गारंटी है? और आप खुद कितनी बार इस नेशनल हाईवे के ऊपर जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू चलकर गए हैं, ताकि अब जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर सकें, देख सकें कि जमीन पर हो क्या रहा है। क्या वाकई ये रास्ता इस काबिल है कि इस रास्ते के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में यात्रु आने जा रहे हैं? 2 साल के बाद ये यात्रा होने जा रही है और 7 से 8 लाख लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इस यात्रा में आएंगे। अब मान लीजिए 3 लाख लोग भी आते हैं, लेकिन 3 लाख लोगों को भी मॉनसून के बीच में, खराब मौसम के बीच में, आतंक के साए के बीच में, यह भी आप जानते हैं कि आतंकवादियों ने इस यात्रा को निशाना बनाने की बात भी करी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो 3 गुना नहीं 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जरूरत है उन तमाम बाबू लोगों की जो इस बात को समझें कि जनसंपर्क कितना ज्यादा जरूरी है और जनसंपर्क के साथ में विनम्रता के साथ लोगों के साथ बात करना, सिविल सचिवालय को आम जनमानस के लिए खोल देना, ताकि आम जनमानस सिविल सचिवालय में आकर अपना दुखड़ा सुना सके और अपने दुखड़ों का हल जो है वो सरकार से करवा सके। ये कितना ज्यादा जरूरी है, ये बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चैलेंजेस के बीच में जब तक आपका जनसंपर्क नहीं होगा, तब तक आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो? और उसके अलावा लोगों का यह भी कहना है, जिन बुद्धिजीवियों से मेरी बात होती है, उनका यह भी कहना है कि आप जब आए थे तो आपने कहा था कि ट्रांसफर्स के ऊपर जो है ट्रांसफर्स को इंश्योर किया जाएगा कि टाइमली हो, लेकिन आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? कई ऐसे ऑफिसर हैं जिनको 6-6 महीने में आपने ट्रांसफर कर दिया, और कई ऐसे ऑफिसर हैं जो 5-5 साल से एक पोजीशन पर बैठे हुए हैं, आप उनको हिलाने के लिए तैयार नहीं। कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन ऑफिसर्स को लेकर आम जनमानस के साथ साथ में रिटायर्ड अफसर तक आपको ये कह रहे हैं कि जनाब ये कामयाब नहीं है, इनको आप रिप्लेस करिए, इनकी जगह और बेहतर अफसरों को लाइए, ताकि आप आतंकवाद और अलगाववाद की लड़ाई को और ज्यादा सख्ती के साथ लड़ सकें। लोग कहते हैं आखिरकार आप ये कर क्यों नहीं रहे हैं? और कुछ एक अफसरों के जरिए ही अगर ये सारा तंत्र आपने चलाना है, फिर कैसे आप संभव करेंगे कि लोग आपसे दुखी भी ना हो, लोग आपसे परेशान भी ना हो, लोग आपसे नाराज भी ना हो? ये सारी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर आम जनमानस परेशान है। एक बात को लेकर जम्मू कश्मीर का आम जनमानस भी और बाकी तमाम लोग भी प्रशंसा करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, कि इसमें कोई शक नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के इरादे ईमानदार हैं। उनके इरादे बिल्कुल ईमानदार हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। वो निष्ठा के साथ जम्मू कश्मीर में काम करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब तक वो बाबू लोगों से हटकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अपने साथ एडवाइजरी काउंसिल में लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक उन्हें वो रियल इनपुट, जो इनपुट उनको मिलना चाहिए और जिस इनपुट की बेसिस पर उनको काम करना चाहिए, और काम करके जम्मू कश्मीर में कल जब
चुनाव होने हैं, चुनावों से पहले पहले जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करने हैं, वो तभी हो पाएगा जब जम्मू कश्मीर के नागरिक हों, जम्मू कश्मीर में काम किए हुए रिटायर्ड अफसर हों, जिन्हें जम्मू कश्मीर की समझ है, इस इलाके की, अलग अलग इलाकों के लोगों की, घाटी के लोगों की समझ है, घाटी के हालात की समझ है। जब उनको आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको सुनकर फैसले लेंगे, तब जाकर उस तरह का एक वातावरण बनेगा जिस वातावरण में जम्मू कश्मीर में चुनाव जब होंगे तो भारी संख्या में वोट पड़ेंगे और आपसे भी लोगों को डिस्कंटेंट कम होगा। और वो बात भी डॉक्टर करण सिंह ने बिल्कुल सही कही कि आप आए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जम्मू कश्मीर का आम जनमानस भी और बुद्धिजीवी भी चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी आप हो, ये वही बुद्धिजीवी बता रहे हैं। लेकिन वो तब संभव हो पाएगा जब एक एडवाइजरी काउंसिल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक सिंगल एडवाइजर के साथ और बाकी ब्यूरोक्रेसी से जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश करेंगे तो इससे पहले भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट विफल हुए हैं और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जम्मू कश्मीर में, इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है, क्योंकि संकेत जो जमीन से मिल रहे हैं संकेत कोई अच्छे नहीं है। संकेत इसलिए अच्छे नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि घाटी में जो सड़क के ऊपर उतरना चाहता है, जो अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहता है, जाहिर सी बात है वहां आतंकवाद का भी डर है और वहां बाकी हालात भी साजगार नहीं है। इसके चलते वहां पर आपको सड़क के ऊपर उस तरह का विरोध देखने को नहीं मिलता जिस तरह का आपको जम्मू संभाग में मिलता है, यानी बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, सड़क के ऊपर, या जो बच्चे सड़कों के ऊपर हैं, इनसे बात करने वाला कोई नहीं, इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं, कारोबारी की बात सुनने वाला कहां है, चैम्बर की बात सुनने वाला कहां है, या अलग अलग जो वर्ग हैं उन सारे वर्गों की बात सुनने वाले लोग कहां हैं, जो बात ये लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं कम से कम आप तक वो अपनी बात पहुंचा सकें। उसके लिए जो एक माध्यम होना चाहिए था वो माध्यम नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं। बुद्धिजीवी कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक के बाद एक अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उसकी तस्वीरें भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है लगभग सभी अखबारों में जाती हैं और सभी अखबारों में वो छपती भी हैं, सारी तस्वीरें छपती हैं। लेकिन अखबारों में तस्वीरें छपने का कतई भी यह मतलब नहीं कि वही लोग हैं जो लोग आम जनमानस के बीच में हैं। जो आम जनमानस के बीच में हैं वो लोग आपके पास कितना मिलते हैं, आप उनको कितना समय देते हैं, इसका संज्ञान लेने की भी जरूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर में जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या इससे पहले राज्यपाल जब रहे, कामयाब रहे जगमोहन। क्यों? जनसंपर्क भी था, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पूरा कंट्रोल था और साथ में सुनते सबकी थे, करते वही थे जो उनको लगता था कि ये लोगों के हित में है। यही करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे, या मान लीजिए बुद्धिजीवी कहते हैं कि अगर आप ये नहीं करते इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कल एक लोकतांत्रिक सरकार आएगी, लेकिन जिस तरीके से इतिहास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का नाम लिखा जाना चाहिए, क्या उस तरीके से लिखा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो सभी बुद्धिजीवी लगभग पूछते हैं। और अंत में यही, जब मैंने बहुत सारे और लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा, एक तो जनसंपर्क को साधने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर आम जनमानस के बीच में बैठकर बात करने की जरूरत है, जो उत्तर प्रदेश में नेता के तौर पर मनोज सिन्हा ने बहुत लंबे समय तक किया है। बिल्कुल उसी तरीके से आम जनमानस के बीच में जनता दरबार लगाने की जरूरत है ताकि लोगों के दुखड़े वहीं सुने जाएं और वहीं निपटारा हो। और ये जनता दरबार सभी जिलों में लगे, 20 के 20 जिलों में लगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ये जनता दरबार अगर लगाएंगे तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े हद तक वो जो डिस्कंटेंट लोगों के बीच में है उसको एड्रेस करना जो है वो संभव हो पाएगा। ये वो सारी बातें हैं जो लोग कहते हैं। इसीलिए लोग ये कहते हैं जब भी मनोज सिन्हा को लेकर कोई बात होती है तो एक अफवाह और एक गॉसिप फौरन चल पड़ती है कि मुख्तार अब्बास नकवी को मनोज सिन्हा की जगह जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है। वहीं पर वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, अब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद देश के उपराष्ट्रपति के पद के लिए एक उम्मीदवार तो हो सकते हैं, और क्या पता अगर दिल्ली का मन कर गया तो जम्मू कश्मीर में उनको भेजा जा सकता है।